हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका इवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। पीछे की वीडियोज़ में मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करा दिए थे, जो ज़्यादातर बच्चों के पहले यूटी में आ चुके होंगे। आज मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर 3 मैथ्स का, और उसके इंट्रोडक्शन क्लास है आज, और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। वैसे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले होते हैं वैसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, केस स्टडी टाइप इसमें से आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें से आता है, एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आपको चैप्टर ध्यान से करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आपका चैप्टर जो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मैंने आपको पीछे बताया था लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो, अगर हम लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन देखें तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हमें देखना है। लीनियर इक्वेशन हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। हमें पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। देखो, कोई भी इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ा पावर क्या हो, 1 हो, सबसे बड़ा पावर या एक्सपोनेंट क्या हो, 1 हो। कोई भी इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ा पावर क्या हो, 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या होगा डेफिनेशन? हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 1। क्या होता है? सबसे बड़ा घात जो होगा वो क्या होगा आपका? सबसे बड़ा घात क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सबसे बड़ा घात क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल से समझे इसमें, तो क्या होगा? जैसे मैंने लिखा 2x + 3, ये क्या हो गया आपका? लीनियर इक्वेशन। अगर मैंने लिखा x + 3y, ये भी क्या हो गया आपका? लीनियर इक्वेशन। अगर मैंने लिखा 5a + 4b = 0, ये भी क्या है आपका? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पावर यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ा पावर या एक्सपोनेंट क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। यहाँ पे है टॉपिक आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे। कितने वेरिएबल्स होंगे आपके? 2 वेरिएबल होंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो, अभी मैंने आपको सिर्फ बताया था लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल हो? मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स हो। वो एक्स वाई भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी सी सी डी ई एफ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? सपोज कर मैंने लिखा 3x + 5y + 9 = 0। ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप मल्टीपल वेरिएबल्स के बारे में समझोगे, मल्टीपल वेरिएबल्स के बारे में क्वेश्चन करोगे। फिर है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब भी हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में देखो। जनरली हम जब लिखते हैं तो सबसे बड़ा पावर क्या होता है? 1 होता है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि पेयर ऑफ इक्वेशन में 2 इक्वेशन होंगे। पहला होगा इक्वेशन 1 और दूसरा होगा
इक्वेशन 2। ठीक है, पहला क्या होगा आपका इक्वेशन 1 होगा, दूसरा क्या होगा आपका इक्वेशन 2 होगा। तो इक्वेशन 1 का जो होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया आपका पहला इक्वेशन कि a1x प्लस b1y प्लस c1 जो होता है वो क्या हो गया आपका पहला इक्वेशन। लेकिन अगर हमें लिखना है दूसरा इक्वेशन तो वो क्या होगा, फिर वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके दो इक्वेशन होते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल से समझे तो दो इक्वेशन होंगे, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 7। ये आपके दो इक्वेशन हो गए। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होता है या इसमें क्वेश्चन करने होते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका रेशियो ऑफ कोफिशिएंट। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में बहुत सारे। देखो कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट होता क्या है, गुणनांक बोलते हैं हिंदी में। तो हिंदी में भी मैं लिख रहा हूँ, गुणनांकों का अनुपात। चलो देखो, जिस नंबर से x और y को x और y को मल्टीप्लाई किया जाता है उसे हम गुणनांक कहते हैं। जिस नंबर से x और y को मल्टीप्लाई किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट या फिर गुणनांक कहते हैं। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 से, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b1 से, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, c1 से, यहाँ पे a2, b2 और c2 से। ठीक है, इन सारे इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो तीन कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन होता है इसमें कंडीशन 1 कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू हो b1 बाई b2 के, इज इक्वल टू हो c1 बाई c2 के, यानी तीनों इक्वेशन में जो तीन वेरिएबल्स होते हैं या तीन नंबर्स होते हैं, तीन टर्म होते हैं, उनके कोफिशिएंट के जो गुणा रेशियो होते हैं, अगर वो तीनों इक्वल हो तो इस केस में इनका जो ग्राफ बनेगा, इनका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, इसके बारे में बताना है। पहला कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब इस केस में तीनों ग्राफ बनते हैं तो ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, कोलिनियर। क्या बनेगा, कोलिनियर, यानी एक ही लाइन के ऊपर ग्राफ बनेगा। जैसे ग्राफ का लाइन ऐसा है तो दूसरा भी इसी के ऊपर बनेगा। ठीक है, दूसरा भी इसी के ऊपर बनेगा। तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, रैखिक ग्राफ बनेगा। इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, तो अनगिनत होंगे। ठीक है, और इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, नेचर कैसा होगा इसका, कंसिस्टेंट। नेचर ग्राफ का कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, आया समझ में कि अगर दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है तो उस केस में जब इसका हम चेक करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका कोलिनियर बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, और जो नेचर होगा ग्राफ का वो कैसा होगा आपका, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा होता है कि कोई भी इक्वल ना हो, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू हो किसके, b1 बाई b2 के, और नॉट इक्वल टू हो किसके, c1 बाई c2 के। तो इस केस में क्या होगा फिर, पहले केस में तो था कि सारे इक्वल है, अगर कोई किसी के इक्वल ना हो तो फिर उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन।
इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी। कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा। कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और जब प्रतिच्छेदी बनेगा तो जो ग्राफ का लाइन है वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इसके? यूनिक या ओनली वन सॉल्यूशन? ओनली वन सॉल्यूशन, एक हल। कितने होंगे इसके? एक हल होंगे। ठीक है, और इसका भी नेचर क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। इसका भी नेचर कैसा होगा आपका? कंसिस्टेंट होगा। इसका भी नेचर कैसा होगा आपके लिए? तो कंसिस्टेंट होगा। फिर आते हैं, अगर हम तीसरा कंडीशन देखें, थर्ड कंडीशन क्या होता है कि कोई भी दो इक्वल हो और तीसरा इक्वल न हो, वो चाहे a1/a2 हो b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू हो c1/c2 का। क्योंकि दो इक्वल हो जाए और तीसरा इक्वल न हो तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन बनता है। कैसा बनता है? पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। कैसा बनेगा? समांतर रेखा। और जब समांतर पैरेलल लाइन कैसे बनते हैं? समांतर रेखा जैसे एक दूसरे के पैरेलल हो गए, एक कहीं कट ही नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या होगा? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता इसका। कोई हल जब नहीं होगा, जब कोई हल नहीं होगा तो फिर इस केस में इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट। यानी अगर देखोगे तो हमने लीनियर इक्वेशन का बेसिक फॉर्म किया। बेसिक फॉर्म क्या था? a1/a2 b1/b2 और c1/c। a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा इक्वेशन का था a2x b2y प्लस c2। अगर हम इनके कोफिशिएंट का रेशियो निकाले, यानी a1/a2 निकाले, b1/b2 निकाले, c1/c2 निकाले और तीनों इक्वल आ गया, तीनों अगर इक्वल आ गया तो उस केस में उनके ग्राफ जो बनेंगे वो कैसा बनेगा? कोलिनियर बनेगा। सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। और नेचर क्या होगा ग्राफ का? कंसिस्टेंट होगा। अगर तीनों रेशियो इक्वल नहीं आए, ठीक है, कोई किसी के बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। कितने सॉल्यूशन होंगे? तो ओनली वन सॉल्यूशन होंगे। और इसका भी नेचर क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तीसरा है ठीक है, तीसरा है कि दो इक्वल हो और a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और c1/c2 के इक्वल ना हो, या a1/a2 c1/c2 के इक्वल हो b1/b2 के इक्वल ना हो, या b1/b2 c1/c2 के इक्वल हो a1/a2 के इक्वल ना हो। तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? आपका पैरेलल लाइन बनता है। जब पैरेलल लाइन बनेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो ये कंसिस्टेंट भी नहीं होता है। ये नेचर है, और इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे आपके स्टेटमेंट में दे रखा है, ध्यान से समझना, ध्यान से। द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। अगर कोई लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं उनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। दो लाइनें हैं, एक दूसरे को कट कर रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, फिर तो कितने सॉल्यूशन होंगे उसके? एक सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इसके जो आंसर होंगे वो कंसिस्टेंट होगा। जो मैंने पीछे बताया था वहीं पे स्टेटमेंट में दे रखा है। नेक्स्ट है, इफ द लाइन्स में बी पैरेलल। लाइन्स क्या हो? पैरेलल हो, तो इस केस में इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होते। इक्वेशन के क्या होंगे? कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, और इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। यानी इसमें पैरेलल लाइन आ गया तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर उसके बाद में है द लाइन्स में भी कोइंसिडेंट। लाइन क्या हो? कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर ही दूसरा लाइन हो, दो लाइनें एक के ऊपर ही हो। तो इस केस में इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे या फिर मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। बस यही होता है, इसको याद रखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, अब इसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, किसी क्लास में 10 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है टोटल, जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 ग्रेटर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा हो, ठीक है, लड़कों की संख्या क्या लड़कियों की संख्या क्या हो, लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा हो, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बताने हैं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है? तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, फिर उसके बाद में उनके सॉल्यूशन ढूंढने हैं। कैसे? ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, अब ग्राफिकली मेथड है तो पहले तो बेसिक चीज़ है, आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जब इक्वेशन बनाना पड़ेगा तो आपको जैसे ही आप इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बनाने के लिए फिर आपको ग्राफिकली सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलिए पहले इक्वेशन बनाते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, या लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हो। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। हमने क्या किया, मान लिया कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है, y है। पहला कंडीशन क्या था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 10 थे, तो कंडीशन 1, पहला कंडीशन में कंडीशन 1, लड़कों की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 10 थे, तो उसमें लड़कों की संख्या यानी x भी कितना होगा आपका, x, और दूसरा यानी y, तो लड़के और लड़कियां x प्लस y दोनों मिलके कितने थे आपके, टोटल 10, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या था कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ओहो, हमने लड़कों की संख्या कितनी मानी थी, x मानी थी, और लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी, हमने y मानी थी। ठीक है, लड़कों की संख्या क्या है, या लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ये तो दिक्कत हो गई भाई, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर प्लस कर लेते हैं। लड़कों की संख्या में अगर 4 प्लस कर लें तो लड़कियों की संख्या क्या बराबर हो जाएगा, एक से यहाँ पे प्लस में उधर चला गया, माइनस में हो जाएगा, यानी इक्वेशन बनेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ये क्या हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। फिर याद करो 9th क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे 9th क्लास के 4th चैप्टर में, जिसमें हम ये कह रहे थे कि भाई कुछ इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था और इक्वेशन के 4 वैल्यूज निकालने थे, और उन सारे वैल्यूज को हम कैसे निकालते थे, x की वैल्यू रखते थे, y की वैल्यू आ जाती थी, y की वैल्यू रखते थे, x की वैल्यू आ जाती थी। आज भी हमें वैसे ही करना है। हमारे पास दो इक्वेशन है, अगर हमें पहले इनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, 2-3 ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और फिर उसको बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या था, हम पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1, पहले वाले इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन क्या था कि दोनों का सम यानी x प्लस वाई कितना था, 10 था। x प्लस वाई कितना था, 10। ठीक है, y यहाँ पे प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस वाई। अब हम एक छोटा सा बॉक्स टाइप का बना लेंगे जिसमें हम वैल्यू रखेंगे। छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और उसमें हम वैल्यू रखेंगे। हम नंबर ले रहे हैं x और y।
ठीक है, मैक्सिमम 2 या 3, 2 ही वैल्यू रखते हैं चलो, ताकि ग्राफ बनाने में हमारे लिए ईजी हो। ठीक है, हम x की y की वैल्यू रख रहे हैं, पहले मान लो 5 रख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा 10 माइनस 5, कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू मान लो 6 रख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा फिर 10 माइनस 6, क्या आ गया 4। ठीक है, फिर दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन क्या था कि y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। इसके लिए भी एक बॉक्स बनाते हैं। जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है, जितने इक्वेशन दिए होते हैं उन सब की वैल्यू निकालनी होती है। एक भी दिया होता है, 2 भी दिया होता है। ठीक है, एक से यहाँ पे प्लस में है, उधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स। हम x की वैल्यू रख रहे हैं, मान लो x की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं 0, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 0। आंसर क्या आ गया आपका 4 आ गया। अगर मान लो हम y की वैल्यू, x की वैल्यू रख रहे हैं 1, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 1, जो कि क्या होता है 5 होता है। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। अब जब हम दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में हमें ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे ग्राफ बनवाता हूँ आप लोगों से। हो गया, नोट कर लिया, चलिए।